आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं चुंबकीय शैथिल्य वक्र की कि चुंबकीय शैथिल्य वक्र क्या है। इसके बारे में हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और ये 2 पेज का टॉपिक है और इस टॉपिक से 1 या 2 नंबर का सवाल हर साल एग्जाम में आता है, इसलिए लिख रखा है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर का आता है। क्लियर? ये ग्राफ भी पूछ लेते हैं और कई इसमें डेफिनेशन से छोटी छोटी उसके बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा और इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको ये ग्राफ समझना होगा। ये ग्राफ इसका बेस है। अगर ये ग्राफ समझ में आ गया तो फिर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत इस टॉपिक में नहीं आएगी। ग्राफ को समझने के लिए आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ और वो एग्जांपल है कि मैंने माना कि मेरे पास कोई कच्चा लोहा है। जैसे मान लो ये कच्चा लोहा है। क्लियर? कच्चे लोहे का कोई टुकड़ा है, इसके ऊपर तांबे के तार की एक कुंडली लपेट दी गई। लपेट दी गई है और इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तार की कुंडली लपेट दी गई है और इस कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर? अब इसमें जब आई धारा प्रवाहित होगी तो धारा प्रवाह के कारण इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। क्या पैदा होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी धारावाही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा होता है। अब चूंकि यहाँ कच्चा लोहा है, वो कच्चा लोहा इस चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, जिससे वो चुंबकित हो जाता है और उसके चुंबकित हो जाने से इस कच्चे लोहे में चुंबकन क्षेत्र H भी उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकन क्षेत्र H भी इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो कुल मिला के बात है कि जब ऐसे किसी कच्चे लोहे पर किसी धारावाही कुंडली को लपेटकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र B और चुंबकन क्षेत्र H उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि इस B और H के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो कैसा ग्राफ प्राप्त होगा, वो भी समझ ले। तो सीधी सी बात है, ये जो H है, इस H का जो मान है वो I के समानुपाती होता है, जहाँ I क्या है? प्रवाहित विद्युत धारा। मतलब कि इसमें आप जितनी ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करोगे इसमें उतनी ही ज़्यादा क्या उत्पन्न होगा? चुंबकन क्षेत्र H उत्पन्न होगा। और जब चुंबकन क्षेत्र H उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ B का मान कैसे बदलता है वो हम इस ग्राफ में देखते हैं, H और B। तो जब मैं इस कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो वास्तव में H बढ़ता है और H के बढ़ने पर B कैसे बढ़ता है वो हम इस टॉपिक में देंगे। जब मैं इसमें प्रवाहित धारा को कम करूँगा तो H का मान कम होगा। जब इसमें प्रवाहित विद्युत धारा को विपरीत कर दूंगा, अर्थात धारा यहाँ ऐसे बह रही है, इसको उल्टा कर दूं, इधर से एंटर कर इधर से बाहर निकले, विपरीत कर दूं I की धारा को, दिशा को, तो H की वैल्यू भी विपरीत हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अब मैं बार बार ये नहीं कहूँगा कि I के मान को मैंने कम ज़्यादा किया, मैं ये कहूँगा कि H के मान को चेंज किया। तो B का मान कैसे चेंज होगा वो आप इस टॉपिक में देखोगे। अब क्लियर? समझो इसको। सबसे पहले मैं यहाँ पर हूँ ओपनिंग में कि उसे कच्चे लोहे पर जो कुंडली लिपटी है उसमें विद्युत धारा फिलहाल प्रवाहित नहीं हो रही है, तो न वहाँ पर H है न वहाँ पर B है और ये मूल बिंदु प्राप्त होती है। जब उसमें हम प्रवाहित विद्युत धारा को बढ़ाते हैं तो H की वैल्यू बढ़ती है और H की वैल्यू बढ़ती है तो B की वैल्यू भी बढ़ती है और वो इस ग्राफ के अनुसार बढ़ती है। जैसे जैसे H का मान बढ़ाओगे B का मान बढ़ता चला जाता है और एक ये वैल्यू आ जाती है। इस वैल्यू तक H का मान लगातार बढ़ता है और H के मान के लगातार बढ़ने से B का जो मान है वो वक्र OAB के अनुसार बढ़ता है। लेकिन बिंदु B पर आने के पश्चात अब चाहे आप प्रवाहित धारा के मान को कितना भी क्यों न बढ़ा दो, अब H का मान नहीं बढ़ता है
और H के मान के नहीं बढ़ने के कारण B का मान भी यहाँ पर नहीं बढ़ता है, इसलिए इसे संतृप्त अवस्था कहते हैं। ये जो बिंदु B की जो पोजीशन है ये चुंबकीय संतृप्त अवस्था कहलाती है या चुंबकीय संतृप्ति कहलाती है। तो इससे ज़्यादा न B की वैल्यू बढ़ती है न H की वैल्यू बढ़ती है, चाहे प्रवाहित विद्युत धारा के मान को आप कितना भी ज़्यादा क्यों न कर दें। अब जब बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो घटा के देख लेते हैं। घटाने के लिए क्या किया, अब हमने विद्युत धारा की वैल्यू को कम किया। कम करेंगे तो H की वैल्यू भी कम होगी और H की वैल्यू के कम होने से B का मान भी कम होगा, लेकिन अब वो वापस इस ग्राफ को रिपीट नहीं करेगा। अब वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग B का मान कम हो रहा है। जो जो धारा कम कर रहे हैं तो B का जो मान है वो बिंदु B से C तक पहुंच गया है। बिंदु C पर आने के पश्चात की पोजीशन देखिए आप, यहाँ पहुंचने पर H की वैल्यू 0 हो गई है, अर्थात हम विद्युत धारा को कम करते करते, ये जो कुंडली थी इसमें विद्युत धारा को कम करते करते हमने 0 कर दिया। 0 कर देंगे जब विद्युत धारा को, H का मान 0 हो जाएगा, लेकिन B का मान 0 नहीं है, उसकी वैल्यू यहाँ है, इतनी B की वैल्यू। मतलब जब आपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो उस समय वो पदार्थ जो है चुंबकित हो जाता है। जब उसकी विद्युत धारा की वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ पर आके रुक जाती है। तो विद्युत धारा के मान को 0 कर देने पर भी वो जो कच्चा लोहा था उसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र बचा रहता है, अवशेष के रूप में उपस्थित रहता है। इसलिए इस OC को, दिख रहा है O और C, इस OC को अवशेष चुंबकत्व कहते हैं, अवशेष चुंबकत्व कहते हैं या फिर धारणशीलता कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो देख लो आप, कि H के मान को 0 कर देने पर भी B का शेष बचा मान अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता कहलाता है। ग्राफ में इसे OC से व्यक्त किया गया है। क्लियर। अब मैंने देखो पहले वैल्यू बढ़ाई तो ये ग्राफ आ गया, अब घटाकर 0 कर दिया तो ये आ गया। अब क्या किया, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को अपोजिट कर दिया, अर्थात इसमें जो करंट बह रहा है ना इसको उल्टा कर दिया। उल्टा कर देंगे तो फिर H का मान अब और कम होगा, उल्टा कर देंगे तो H का मान ऐसे बढ़ेगा ना, बोलो H का मान अपोजिट साइड में बढ़ेगा, क्योंकि हमने अपोजिट साइड में विद्युत धारा बढ़ानी प्रारंभ कर दी है। तो अपोजिट साइड में जब H का मान बढ़ेगा तो B का मान इस वक्र के अनुसार कम होगा और बिंदु D पर B का मान क्या हो गया, 0। B का मान 0 कब हुआ, जब हमने इतनी वैल्यू अपोजिट साइड में H की लगाई, और इस OD को कहते हैं निग्राहिता। आगे डेफिनेशन आएगी, सब लिख रखा है हमने, इसको कहते हैं निग्राहिता। तो निग्राहिता की डेफिनेशन क्या बनेगी कि विपरीत दिशा में लगाया गया H का वह मान, ये विपरीत दिशा में लगाया गया H का मान है, विपरीत दिशा में लगाया गया H का वह मान जो चुंबकीय क्षेत्र B के मान को 0 कर दे, क्या कहलाता है, निग्राहिता, OD कहलाता है। क्लियर। अब आगे चलिए आप, अब क्या किया हमने कि अपोजिट साइड में हम धारा की वैल्यू को बढ़ा ही रहे थे, अब हम अपोजिट साइड में धारा की वैल्यू को और बढ़ाते हैं तो हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है और लास्ट में E बिंदु प्राप्त हो जाता है कि अपोजिट साइड में जब, अब चाहे आप कितनी भी विद्युत धारा क्यों न बढ़ा दें, अब इससे ज़्यादा न H की वैल्यू उत्पन्न होती है न B की वैल्यू उत्पन्न होती है, इसलिए E क्या कहलाती है, चुंबकीय संतृप्ति कहलाती है। तो अपोजिट साइड में हमने फुल बढ़ा के देख लिया, तो अब क्या करते हैं हम, अब वैल्यू को कम करके देख लो, कम करते हैं तो ये ग्राफ आता है, फिर बढ़ा के देख लो तो ये वैल्यू प्राप्त होती है और वापस ये ग्राफ बन जाता है। तो देखो अब इसका, अब जो सारी बातें मैंने समझा दी, अब आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है इसको। देखो, किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B तथा, ये तथा लिख रखा है, नहीं दिख रहा आपको तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तथा चुंबकन क्षेत्र H के मध्य वक्र को शैथिल्य वक्र कहते हैं, ये है लिख रखा है।
यह एक बंद वक्र होता है। आपने देखा कि ये ग्राफ बिल्कुल बंद है। इसे BH वक्र भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? BH वक्र भी कहते हैं, या फिर इसको चुंबकीय शैथिल्य वक्र भी कहते हैं। और एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है कि चुंबकीय शैथिल्य वक्र क्या है। तो आप कह सकते हो किसी लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र B तथा चुंबकन क्षेत्र H के मध्य वक्र को शैथिल्य वक्र कहते हैं। यह एक बंद वक्र होता है और इसे BH वक्र भी कहते हैं। क्लियर? चुंबकीय संतृप्ति, देखो ये संतृप्ति शब्द गलत लिख रखा है ना। आप ये वाला लिखिए, ये सही है। तो मैं लिखूं, हाथ ज़्यादा आगे जाता है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग में दिक्कत आ रही है। इस संतृप्ति को मैं हटाकर ये लिख रहा हूँ। देखो आप, चुंबकीय संतृप्ति, तो चुंबकन क्षेत्र H का वह मान जिसके पश्चात H के मान में वृद्धि कर देने पर भी B के मान में वृद्धि नहीं होती है, क्या कहलाती है? चुंबकीय संतृप्ति कहलाती है। क्लियर? और ये हम ग्राफ में इस बिंदु E से और ये बिंदु B से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अगला अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता, मैंने बताया था ना, OC को देखते हैं। चुंबकन क्षेत्र H के मान को शून्य कर देने पर भी शेष बचा चुंबकीय क्षेत्र B का मान अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता OC कहलाता है। ये फिर मैं रिपीट कर दूं कि चुंबकन क्षेत्र H के मान को शून्य कर देने पर भी शेष बचा B का मान अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता OC कहलाता है। क्लियर? निग्राहिता क्या है? विपरीत दिशा में लगाया गया चुंबकन क्षेत्र H का वह मान जो चुंबकीय क्षेत्र B के मान को शून्य कर दे, निग्राहिता OD कहलाता है। तो देखो ये OD निग्राहिता कहलाती है। ये H की वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में, तो विपरीत दिशा में लगाया गया H का वह मान जो B के मान को शून्य कर दे, निग्राहिता OD कहलाता है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है एग्जाम में, वो ये दो टॉपिक आते हैं, निग्राहिता और अवशेष चुंबकत्व या चुंबकीय धारणशीलता। इन दोनों में से ये दोनों या कोई एक टॉपिक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। मतलब इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना इन दोनों टॉपिक्स की। अगला है शैथिल्य ह्रास। हमने इसमें देखा कि जब हम उसे चुंबकित कर रहे हैं कच्चे लोहे को, तो हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। फिर जब और उस विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो हमें ऊर्जा को खर्च करना पड़ रहा है। फिर जब वो विचुंबकित होता है तो हमें कुछ ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन संपूर्ण ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। अगर चुंबकित करते समय 100 जूल ऊर्जा हमने खर्च की, तो विचुंबकित करते समय मान लो 70 जूल ऊर्जा हमें वापस प्राप्त हो गई, तो 30 जूल ऊर्जा की हानि हो गई। इसी ऊर्जा की हानि को शैथिल्य ह्रास कहते हैं। तो चुंबकन के पूर्ण चक्कर में चुंबकन के समय पदार्थ ऊर्जा ग्रहण करता है और विचुंबकन के समय पदार्थ ऊर्जा त्यागता है, ठीक है, मुक्त करता है। लेकिन यह पदार्थ संपूर्ण ऊर्जा को मुक्त नहीं करता और विचुंबकन के लिए अतिरिक्त ऊर्जा भी देनी पड़ती है। देखा अपन अपोजिट साइड में H की वैल्यू को लगाया था, हमने विद्युत धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित किया था। क्लियर? तो चुंबकन विचुंबकन के प्रत्येक चक्र में ऊर्जा की हानि होती है। इसी हानि को शैथिल्य ह्रास कहते हैं। शैथिल्य ह्रास कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नोट की, और नोट में है नर्म लोहा जिसे हम कोमल चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और तथा स्टील जिसको हम कठोर चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, के लिए BH वक्र निम्न है। मतलब कच्चे लोहे के लिए या फिर स्टील के लिए हम BH वक्र को देखेंगे यहाँ पर। तो BH वक्र इसमें बना रखा है, लेकिन ये अच्छा नहीं बन रहा, तो मैं इसको दोबारा बना के दिखाता हूँ आपके लिए। ये 2 लाइन हमने खींची,
ये तो H है और ये B है। क्लियर। कच्चे लोहे के लिए बना रहा सबसे पहले मैं, ऐसे लाइन खींचो, ऐसे खींचो। ये तो हो गया कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। क्लियर। कच्चे लोहे के लिए BH वक्र ऐसा होता है, जबकि स्टील के लिए कैसा होता है वो भी देख लो। एक पॉइंट यहाँ बना लो, एक पॉइंट यहाँ बना लो और ऐसे बनाओ। ये लो, ये वक्र होता है किसके लिए? स्टील के लिए। क्लियर। तो कच्चे लोहे स्टील के लिए ऐसा वक्र होता है। अब इन दोनों में संबंध देख लो। तो देखो अब ये क्या होता था? अवशेष चुंबकत्व होता था ना। तो इसको तो लिखा मैंने यहाँ पर अवशेष चुंबकत्व है, अवशेष चुंबकत्व है। किसका ज़्यादा होता है? देखो आप, कच्चे लोहे में ज़्यादा है। क्लियर। तो ये अवशेष चुंबकत्व किसका ज़्यादा है? कच्चे लोहे का ज़्यादा है, कच्चे लोहे का ज़्यादा है। क्लियर। भाई ये तो होता था अवशेष चुंबकत्व कच्चे लोहे का, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है और इस्पात की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। इस्पात कह दो, स्टील कह दो, एक ही बात है। अब ऐसे निग्राहिता की बात कर लो आप। निग्राहिता ये वैल्यू होती है ना, ये तो ये तो कम है कच्चे लोहे की तो, और स्टील की निग्राहिता ज़्यादा है। तो किसकी ज़्यादा है? स्टील की निग्राहिता ज़्यादा है, स्टील की ज़्यादा। तो निग्राहिता को तो OD से लिखा था हमने और अवशेष चुंबकत्व को OC से लिखा था। ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई इस ग्राफ से। तो देखो आप, ग्राफ ये बना रखा था, तो देखो इस ग्राफ को आपको उतारना नहीं है, आपको तो मैंने बताया था वो उतारना है। अब देखो, H के किसी निश्चित मान के लिए नर्म लोहे के लिए B का मान स्टील से अधिक होता है, अतः नर्म लोहे में चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है। इसको समझो। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, इसमें मैं H का कोई ये वैल्यू फिक्स करता हूँ। जैसे ये जो वैल्यू है H की, ये वाली, इस वैल्यू पर स्टील के लिए B का मान इतना ही है, ठीक है, और कच्चे लोहे के लिए इतना है, ये लो इतनी वैल्यू है। समझ में आई बात? इसका मतलब निश्चित H की वैल्यू के लिए कच्चे लोहे में B का मान ज़्यादा है। ये बात याद रखिए। H के किसी निश्चित मान के लिए नर्म लोहा मतलब कच्चा लोहा के लिए B का मान स्टील से अधिक, स्टील को ये गलत लिख रखा है, स्टील ऐसे लिखो, स्टील से अधिक होता है, अतः नर्म लोहे में चुंबकीय पारगम्यता अधिक होती है। क्लियर। नंबर 2, नर्म लोहे में धारणशीलता OC अधिक होती है। ये समझो, OC ये तो था बेटा, ये O था और ये C था, ये भी C था, ये भी C था। तो OC की वैल्यू स्टील की तो कम है और कच्चे लोहे की ज़्यादा है। ये लिखा यहाँ पे, नर्म लोहे में धारणशीलता OC अधिक होती है। दूसरा, स्टील की निग्राहिता OD नर्म लोहे से अधिक होती है। स्टील को यहाँ भी ठीक करना पड़ेगा। निग्राहिता OD लोहे से अधिक होती है, नर्म लोहे से। देखो कैसे, देखो स्टील की OD इतनी है और लोहे की, कच्चे लोहे की OD इतनी है। क्लियर। तो ये हो गया। नर्म लोहे के वक्र का क्षेत्रफल स्टील की तुलना में कम होता है। ये भी देखो भाई, ये जो नर्म लोहा है इसका एरिया तो इतना है, जो कम लग रहा है इसका एरिया ज़्यादा लग रहा है। क्लियर। इसलिए नर्म लोहे में शैथिल्य हास स्टील की तुलना में कम होता है। नर्म लोहे का क्षेत्रफल कम है तो उसका ये हास भी कम है। आगे चलो। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र, अधिक धारणशीलता, कम निग्राहिता तथा कम शैथिल्य हास वाला पदार्थ उपयुक्त होता है, जो नर्म लोहा है। अगर आपको नर्म लोहे की विशेषता इस चित्र से याद हो गई है तो आप नर्म लोहे की विशेषता उस चित्र के हिसाब से लिख दें। क्या? एक तो उच्च चुंबकीय क्षेत्र होता है नर्म लोहे में। दूसरा, उच्च चुंबकीय क्षेत्र का मतलब आपको मैंने ये बताया था कि B की वैल्यू क्या होती है? अधिक होती है। निश्चित H के लिए B का मान कच्चे लोहे में ज़्यादा होता है। अधिक धारणशीलता होती है। क्लियर। कम निग्राहिता होती है और कम शैथिल्य हास होता है।
और स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील अधिक उपयुक्त होता है। ये स्टील है, क्लियर। स्टील अधिक उपयुक्त होता है स्थायी चुंबक बनाने के लिए, क्योंकि इसकी विशेषता जो है इससे अपोजिट है। वहाँ क्या हो जाएगा, अधिक की जगह कम धारणशीलता हो जाएगी और अधिक निग्रायता हो जाएगी, अधिक शैथिल्य ह्रास हो जाएगा। तो स्थायी चुंबक के लिए स्टील अधिक उपयुक्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।